गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काठ कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतस्तल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मालती, मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य इतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वो भोजन चाहता हूं जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं। मालती ने ओठ सिकोड़कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताककर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा ये दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वो जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वो कठोर, ठोस, पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोहे लेती थी। धाए की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। मालती बोली, अभी जाकर लाता हूं। जाती कहाँ है? ये कहने के साथ वो रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आध मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया ना पा सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाते हुए बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया ये है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाया और 2 मिनट में तैरकर युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला, और वो भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियां, सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई ऐसा भाग नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके। लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था, और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, हमने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर 2 पहर हो गया और यही चिड़िया मिली है अब तक। तेंदुआ मारना चाहो तो हम उसका ठौर दिखा दें। राती को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहरी में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचाकर सिर झुकाए बोली, लेकिन बाबूजी, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो हमारे द्वार पर, वहाँ तो पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं तुम्हारे। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहें, तुम थोड़े रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार।
अच्छा एक बात बताओ, तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो काम है हमारा। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा। तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी हैं। चिड़िया का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा दूध भी है, हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से मारकर भाग आई, तब से तेंदुआ डरता है उससे। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। हम दौड़कर बुला लाएं? तुम चलकर छांव में बैठो। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। अरे तुम थक गए होगे, शहर के रहिया जंगल में काहे को आते होंगे? हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वो हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाह में बैठे तो इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो, मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छाह बहुत अच्छी लग रही है, क्यों? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, हम दौड़कर पानी ले आते हैं और फिर चूल्हा जला देंगे। हमारे हाथ का खाओ तो हम एक छन में रोटियां सेक देंगे, नहीं अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा हमारे घर में नहीं है, यहाँ कहीं दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ आकर क्या पढ़ रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी, और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम न होंगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वो अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का ये अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी। मालती भौहें चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी इस तरह ये दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोंपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है। दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंदने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहां क्या खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है तुम्हें धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ला रहे हो? तुम्हारे साथ कोई दवा नहीं है?
क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है, वो सेमरी में है। हे भगवान, मेरा सिर फटा जाता है दर्द से। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे सिर में? आधे में बतलाती है। दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिसकर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। अरे तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक और जाकर पहाड़ियों में छुप गई। कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा। कहाँ गई वो कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कहा है कि कार यहाँ भेज दें। इस तपिश में तो मेरा दम निकल जाएगा। वो कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधे सिर के दर्द में बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फायदा करती होंगी, मुझे तो ना करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितने छिछोरे हो तुम, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। सच कहूं मालती, कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियां उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं। यद्यपि कार यहाँ आ भी सकेगी, ये मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? वो तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। ओह, तो आज आप उसके मेहमान हैं। शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप पर चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में इस ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, ये वो अच्छी तरह से जानती है। वो किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वो उस प्रेम और त्याग का व्यवहार करती है। कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वो देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुंकार भरी, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेली छोड़कर। तो अब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वो दौड़ी हाँफती चली आ रही थी, वही कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए। समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, बाबूजी, हम जड़ी खोज लाए हैं, अभी घिसकर लगाते हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, हम रोटियां सेके देते हैं, एक दो खा लेना। बाई जी दूध पी लेंगी, फिर ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे, जी होता था इस गवारिन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, ए, अपनी दवाई ववाई रहने दे। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग भी होंगे, उनसे कहना कार यहाँ ले आए। दौड़ी हुई जा, चल। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका ये अनादर। इस गवारिन की दवा उन्हें नहीं जचती तो ना सही, उसका मन रखने के लिए ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, बाई जी, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा। कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं, बाबूजी खाना खा लें, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो। तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वो झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग उसने फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई।
मालती ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं। तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारिन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूं बाई जी। तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती। मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा, तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी? बता, तू किसके इलाके में रहती है? ये राय साहब का इलाका है। तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने में तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी। कोई रानी महारानी थोड़ी हूं कि लश्कर भेजनी पड़े। मेहता ने 2-4 कौर निगले थे कि मालती की ये बातें सुनी। कौर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वो नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूं। मालती भी खड़ी हो गई। उसे जाना पड़ेगा, मेहता ने अंग्रेजी में कहा। उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लौंडियां मर्दों को पसंद आती हैं, जिनमें और कोई गुण हो या ना हो, उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करें और अपना भाग्य सराहें कि इस पुरुष ने मुझसे ये काम करने को तो कहा। वो देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी वो पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो।